नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक भावनात्मक कहानी है। रूबी ताई ने जैसे ही बताया हिना छत की रेलिंग पकड़े खड़ी है तो घर में हलचल सी मच गई। अरे वो छत पे कैसे चली गई? उसे तीसरे माले पे किसने जाने दिया? शारदा घबरा उठी थी। उसे बच्चा होने वाला है, ऐसी हालत में उसे छत पे नहीं जाना चाहिए। आदित्य चाय का कप छोड़ तुरंत सीढ़ियों की तरफ दौड़ा और हिना को सहारा देकर नीचे ले आया। फिर कमरे में ले जा कर उसको बिस्तर पर लिटा दिया। हिना अब भी न जाने कहाँ खोई थी, न जाने किस सोच में डूबी हुई थी। हिना का जीवन एक सपने जैसा बना हुआ था। हिना खाना बनाती तो पराठा तवे पे जलता रहता, सब्जी छौंकती तो उसे ढकना भूल जाती, कपड़े प्रेस करती तो उन्हें जला देती। हिना जब बहू के रूप में घर आई थी तो परिवार और बाहर के लोग उसकी खूबसूरती देख के मुग्ध हो उठे थे। उसके गोरे चेहरे पे जो लावण्य था वो किसी की नज़रों को हटने ही नहीं देता था। कोई उसकी नासिका को देखता तो कोई उसकी बड़ी बड़ी आंखों को। किसी को उसके दांतों की पक्ति आकर्षित करती तो किसी का उसको लंबा कद और सुडौल काया। सांवला साधारण शक्ल सूरत का आदित्य हिना के सामने बौना नजर आता। शारदा गर्व से कहती, वर्षों खोजने पे ये हूर की परी मिल पाई है। दहेज ना मिला ना सही, पर बहू तो ऐसी मिली जिसके आगे इंद्र की अप्सरा भी पानी भरने लगे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगा, धीरे धीरे घर के लोगों के सामने हिना के जीवन का दूसरा पहलू भी उजागर होने लगा था। उसका किसी से ना बोलना, ना हंसना, ना कहीं जाने का उत्साह दिखाना, ना ही कोई प्रकार की इच्छा या अनिच्छा का होना। बहू, तुमने आज स्नान नहीं किया, उल्टे कपड़े पहन लिए, बिस्तर की सिलवटें भी ठीक नहीं की, जूठे गिलास मेज पे पड़े हैं। शारदा को टोकना पड़ा। फिर हिना की उल्टी सीधी विचित्र हरकतों को देख के घर के सभी लोग टोकने लगे। पर हिना ना जाने कहाँ खोई रहती, ना सुनती ना समझती, ना किसी के टोकने का बुरा मानती। एक दिन हिना ने प्रेस करते समय आदित्य की नई शर्ट जला डाली तो आदित्य क्रोध से भड़क उठा। माँ, ये पगली तुमने मेरे गले में बांध दी है। इसे ना कुछ समझ में आता है ना कुछ करना आता है। उस दिन सभी ने हिना को बहुत डांटा, पर वो पत्थर बनी रही। शारदा दुखी होकर बोली, हिना तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? घर का काम करना नहीं आता तो सीखने का प्रयास करो। रूबी से पूछ लो, मुझसे पूछ लो, पर तुम कुछ बोलोगे नहीं तो हम तुम्हें कैसे समझा पाएंगे। एक दिन हिना ने अपनी साड़ी के आंचल में ही आग लगा ली तो घर के लोग उसे रसोई में ले जाने से भी डरने लगे। हिना, ये आग कैसे लगी थी? माँ जी, मैं आंचल से पकड़ के कढ़ाई उतार रही थी। कढ़ाई? तुम्हें कढ़ाई उतारने के सड़ासी या तौलिया नहीं मिला, उनका इस्तेमाल क्यों नहीं किया? शारदा क्रोध से भर उठी। जानती हो तुम कितनी बड़ी गलती कर रही थी? कभी इसके दुष्परिणाम के बारे में सोचा है? अगर तुम्हारी साड़ी आग पकड़ लेती तो तुम जल जाती और तुम्हारी इस गलती की सजा हम सबको भोगनी पड़ती। इस घटना के बाद आदित्य हिना को मनोचिकित्सक के पास दिखाने के लिए ले गया। तब पता चला हिना डिप्रेशन की शिकार थी और ये उसे बीमारी बहुत साल पुरानी थी। डिप्रेशन? यह क्या भला है? शारदा के गले से ये बात उतर नहीं रही थी। अगर हिना मानसिक रोगी है तो उसने एमए तक की पढ़ाई कैसे कर ली? ब्यूटिशियन का कोर्स कैसे कर लिया? आदित्य ने फोन करके अपने सास ससुर से जानकारी हासिल करना चाहा तो उन्होंने अनभिज्ञता जाहिर कर दी। शारदा परेशान हो उठी। लड़की वाले तो साफ साफ कुछ बताते नहीं उनकी बेटी को कौन सी बीमारी है, और अगर कुछ हो जाए तो सारा दोष लड़के वालों के सिर मढ़ के अपने आप को साफ साफ बचा लेते हैं। आदित्य गुस्से से भर उठा था। उसने कहा, माँ, इस पागल के साथ जीवन गुजारने से अच्छा तो मैं इसे तलाक दे दूँ। आदित्य ने अपने मन की बात जाहिर कर दी। घर के दूसरे लोगों ने आदित्य का ही समर्थन किया। घर में हिना को हमेशा के लिए मायके भेजने की बातें अभी चल ही रही थी कि एक दिन उसे जोरों की उल्टियाँ शुरू हो गई। डॉक्टर के यहाँ ले जाने पे पता चला कि वो माँ बनने वाली है। अरे ये पागल हमेशा के लिए गले बन जाए, इससे अच्छा इसका अबॉर्शन करा दिया जाए। आदित्य क्रोध में उबल रहा था। शारदा का विरोध करके लोगों को तेज आवाज में दब के रह गया था। आदित्य हिना को डॉक्टर के यहाँ ले गया, पर अबॉर्शन नहीं हो पाया क्योंकि समय अधिक निकल चुका था। पर इन सब में शारदा हिना का साथ दे रही थी। उसने कहा, ये ठीक हो जाएगी, मैं अपनी बहू को बेटी के समान प्यार दूंगी। हिना ने मेरी बेटी की कमी दूर की है, बहू के रूप में मुझे बेटी मिली है। और शारदा सभी प्रकार से हिना का ध्यान रख रही थी, हिना की सभी प्रकार की चिकित्सा कर रही थी। लेकिन हिना की अभी स्थिति वैसी की वैसी ही थी। नींद के गोलियों के प्रभाव से वो घंटों तक सोई रहती, परंतु उसके क्रियाकलाप पहले के जैसे ही थे। एक दिन आदित्य ने अपने मन के संशय को जाहिर किया, अगर इसके डिप्रेशन का असर बच्चे पे पड़ गया तो? आदित्य का संशय उसने जाहिर किया
तू क्यों उल्टी सीधी बातें बोलता रहता है? शारदा बेटे को समझाती। क्या तुझे अपने ही खून पे विश्वास नहीं है कि तेरा बेटा पागल हो सकता है? माँ, कैसे भूल जाऊं कि हिना एक मानसिक रोगी है। बेटा, इसके दिल पे कोई ना कोई सदमा लगा होगा। परिवार के लोग हिना के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं थे। बाकी के लोग हिना के नाम से ही बिदकने लगे थे। केवल एक शारदा ही थी जो हिना के पक्ष में थी। शारदा अपने हाथों से फल काट के हिना को खिलाती, जूस पिलाती, दवाई पिलाती, उसके पास बैठ के स्नेह दिखाती। प्यार से तो पत्थर भी पिघल जाता है। फिर हिना ठहरी छुई मुई सी लड़की। माँ जी, आप मेरे लिए इतना कुछ क्यों कर रही हैं? एक दिन पत्थर के ढेर से पानी का स्रोत फूट पड़ा। हिना को सामान्य ढंग से बातें करते देख शारदा खुश हो उठी। बहू, तुम मुझसे खुलकर बातें करो, मैं यही तो चाहती हूँ। हिना उठकर बैठ गई। मैं अपनी जिम्मेदारियाँ ठीक से नहीं निभा पा रही हूँ। तुम माँ बनने वाली हो, ऐसी हालत में कोई भी औरत काम नहीं कर सकती। सभी को आराम चाहिए। फिर मैं हूँ ना, मैं तुम्हारे बच्चे को नहलाऊंगी, मालिश करूंगी, उसके लिए छोटे छोटे कपड़े सिलूंगी। हिना अपने पेट में पलते नवजात शिशु की हलचल को महसूस कर सपनों में खो जाती। कभी शारदा से बच्चे के बारे में तरह तरह के प्रश्न पूछती। हिना ठीक हो रही है, देखो मैं न कहती थी। शारदा उत्साह से भरी हुई सबसे कहती। आदित्य भी अब कुछ राहत महसूस कर रहा था। वह हिना के पास बैठकर प्यार जताता रहता। आदित्य ने इसके बारे में माँ से भी बात की। उसने कहा, वक्त का मरहम इसके जख्मों को भर देगा, देख लेना, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो करो ना ठीक, आदित्य व्यंग कसता। आखिर कब तक ठीक होगी? उसकी कुछ मियाद तो होगी ही ना। तू देखता रहे, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। पहले घर में बच्चे के रूप में खुशियां तो आने दे। शारदा का विश्वास कम नहीं होता था। खैर, इससे आदित्य का कम से कम हिना के प्रति बर्ताव थोड़ा अच्छा हुआ और एक दिन आदित्य हिना के लिए जामुन खरीद के लाया तो शारदा का ध्यान जामुन वाले कागज के लिफाफे की तरफ आकर्षित हुआ। देखो, इस कागज पे बनी तस्वीर हिना से कितनी ज्यादा मिलती जुलती है। आदित्य के अलावा घर के अन्य लोग भी उस तस्वीर की तरफ आकर्षित हुए। हाँ, सचमुच, ये तो बिल्कुल हिना ही लग रही है, जैसे हिना की कोई जुड़वा बहन हो। क्यों हिना, तुम भी कुछ बोलो ना। हिना ने उस तस्वीर को देखा तो उसके चेहरे पे उदासी घिर आई। उसकी आंखें डबडबा गई। उसने कहा, हाँ, ये मेरी ही तस्वीर है। तुम्हारी? घर के लोग आश्चर्य से भर उठे। मैंने कुछ समय मॉडलिंग की थी। पैसा और शौक पूरा करने के लिए ये काम मुझे बुरा नहीं लगा था, पर आप लोग मुझे इस गलती को माफ़ कर देना। तुमने मॉडलिंग की, पर मॉडल बनना आसान तो नहीं है। हिना ने आगे बताना शुरू किया। मैं अपने कॉलेज की ब्यूटी कॉन्टेस्ट में प्रथम चुनी गई थी। फिर फिर क्या? शारदा ने उत्साह बढ़ाया। बहू, तुम ब्यूटी क्वीन चुनी गई थी, यह बात तो हम सब के लिए बहुत गर्व वाली है। ये छुपाने की क्या बात है? फिर इस कंपनी वालों ने खुद मुझे कांटेक्ट करके मुझे अपनी वस्तुओं के लिए विज्ञापन में ले लिया था। इतना बताने के बाद हिना हिचकियाँ भर भर के रोने लग गई। काफ़ी देर बाद जब वो शांत हुई तो बोली, मुझे एक फिल्म में सह अभिनेत्री की भूमिका भी मिली थी, पर मेरे पिताजी और ताऊजी को ये सब पसंद नहीं आया। अब हिना की बिगड़ी मानसिकता का रहस्य शारदा के सामने आने वाला था। हिना ने बताया कि उसके रूढ़िवादी घर वालों ने न सिर्फ उसे घर में बंद कर दिया, बल्कि उसे मारा पीटा भी। उसका फ़ोन सुनने तक पे पाबंदी लगा दी गई। इतना सब कुछ होने की बात सुनकर शारदा के मन में हिना के प्रति वात्सल्य उमड़ रहा था। हिना की मॉडलिंग की बात खुल जाने से उसके मन का बोझ हल्का हो गया था। वह बोली, माँ जी, मुझे डर लग रहा था कि आप लोग ये सब कुछ जान के मुझे गलत समझेंगे। ऐसा क्यों सोचा तुमने? लोग मॉडलिंग के पेशे को अच्छी नज़र से नहीं देखते माँ जी, और ऐसी लड़की को चरित्रहीन समझते हैं। फिर उस लड़की का नाम कई पुरुषों के साथ जोड़ दिया जाता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। बेटी, सभी लोग एक जैसे नहीं होते। आजकल तुम खुश रहा करो, खुश रहोगी तो तुम्हारा बच्चा खूबसूरत और निरोग पैदा होगा। शारदा का स्नेह पाके हिना अपने आप को धन्य समझ रही थी कि आज के समय में माँ कितना ध्यान रखने वाली उसकी सास है, वरना सास के बारे में तो उसने बहुत ही कुछ सुन रखा था। नियत समय पे हिना ने एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया तो घर में खुशियों की सहनाई गूंज उठी। हिना बेटे की किलकारियों में खो गई। पूरे दिन बच्चे के इतने काम होते थे कि उसके अलावा कुछ और सोचने की फुर्सत ही नहीं थी। एक दिन शारदा को इस बात ने घर में विस्फोट जैसा वातावरण बना दिया कि हिना धारावाहिक में काम करेगी। पारस मेरी सहेली के पति हैं, वह एक पारिवारिक धारावाहिक बना रहे हैं। उन्होंने हिना को कई बार देखा है और मेरे सामने यह प्रस्ताव रखा है कि आदर्श बहू की भूमिका वह हिना को देना चाहते हैं। माँ, तुम यह क्या कह रही हो? हिना को धारावाहिक में काम करवाओगी? ये कहावत भूल गई कि औरत को खूंटे से बांध के रखना चाहिए। एक बार औरत के कदम घर से बाहर निकल जाए तो घर में लौटना कठिन होता है।
आदित्य आक्रोश में उबलने लगा था। आदित्य के ऐसा बोलने से शारदा भी क्रोध से भर उठी। क्या मैं औरत नहीं हूँ? पति के मरने के बाद मैंने घर से बाहर जाके सैकड़ों जिम्मेदारियां पूरी की। माँ बनकर तुम्हें जन्म दिया और बाप बनकर पाला है। सैकड़ों कष्ट झेले हैं, पैसा कमाने को छोटी छोटी नौकरियां की है, कठिन परिश्रम किया है। तो क्या मैंने अपना घर उजाड़ लिया? पुरुष तो सभी जगहों पे होते हैं। रूबी ताई भी तो दफ्तर में नौकरी कर रही है, तो क्या उसने भी अपना घर उजाड़ लिया है? फिर हिना के ही बारे में ऐसा क्यों सोचा जा रहा है? अगर तुम हिना को खूंटे से ही बांधना चाहते हो तो पहले मुझे बांध लो और रूबी ताई को भी बांध लो। हिना का यही दोष है ना कि वो सामान्य से कुछ ज्यादा खूबसूरत है, पर इसमें उसका दोष नहीं है। अरे कोई खूबसूरत चीज है क्या, लोगों की नजरें उस पर उठेंगी ही। शारदा के तर्कों के आगे सभी की जुबानों पे ताले लग गए थे। हिना शारदा की गोद में मुंह छिपाकर रोने लगी थी। फिर उसने अपने आंसुओं को पोंछा और बोली, माँ, सचमुच आप मेरे लिए आदर्श नहीं बल्कि मेरी अपनी माँ हो। एक दिन हिना का धारावाहिक टेलीविजन पर प्रसारित हुआ तो उसके अभिनय की सभी ने तारीफ की और बधाइयाँ भी मिलने लगी। हिना उत्तर देती, बधाई की पात्र तो मेरी सास हैं। उन्होंने ही मुझे डिप्रेशन से मुक्ति दिलाई और एक नया सम्मान से भरा हुआ जीवन दिया। शारदा सिर्फ मुस्कुरा के रह जाती। बहू हो या बेटी, दोनों एक ही हैं। दोनों के प्रति हमारे एक ही सा फर्ज निभाना चाहिए। आप लोगों को हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।